चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि एक ट्रांसवर्स वेव है जिसका दो क्रेस्ट के बीच का जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो 5 मीटर है और वन क्रेस्ट और वन ट्रक के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1.5 मीटर है। अब जो साइनोसॉइडल वेव होती है उसमें ये होता है आपके पास क्रेस्ट और ये होता है आपके पास ट्रक, क्रेस्ट और ट्रक। तो किन्हीं भी दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर के बराबर है। अब उन्होंने ये नहीं कहा है कि दो कंसेक्यूटिव्स के बीच में, तो किसी भी क्रेस्ट के बीच में कोई भी दो क्रेस्ट जो होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर के बराबर है। तो हम जानते हैं कि दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के बराबर होता है। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं दैट n इंटू लैम्डा, n कोई एक नंबर है, n इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 5 मीटर। 5 मीटर इक्वेशन नंबर 1। और किन्हीं भी एक क्रेस्ट और एक ट्रक के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1.5 मीटर के बराबर है। अब कोई भी एक क्रेस्ट और एक ट्रक यदि कंसेक्यूटिव होते तो उनके बीच का सेपरेशन होता है लैम्डा बाई 2, लेकिन इन्होंने कंसेक्यूटिव तो कहा नहीं है, तो कोई कुछ और भी हो सकता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं m टाइम्स लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 3 मीटर, 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे m जो है वो एक इंटीग्रल वैल्यूज हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ भी इनकी वैल्यू हो सकती है। तो मैं यहां पे कहूं कि लैम्डा की वैल्यू इस पहली वाली इक्वेशन से क्या क्या हो सकती है। आप यहां पे n की वैल्यू 1 पुट करिए, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 5 हो सकती है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वैसे n की वैल्यू 2 करेंगे तो 5/2 हो सकती है, 5/3 हो सकती है, 5/4 हो सकती है पहली इक्वेशन के मुताबिक, 5/5 हो सकती है, 5/6 हो सकती है, 5/7 हो सकती है, ऐसे ही 5/8, 5/9, 5/10। नीचे वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू आपको मिल सकती है, m की वैल्यू 1 के लिए आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 3। m इज इक्वल टू 2 के लिए आपको मिलेगा 3/2, फिर मिलेगा 3/3, 3/4, 3/5, 3/6। अब इन दोनों लैम्डास की वैल्यू का आप इंटरसेक्शन लीजिए कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों में सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि एक तो 5/5 और 3/3 कॉमन है, यानी कि 1 जो है लैम्डा की वैल्यू हो सकती है। इसका और इसका जो है हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ऐसे ही और भी आप देखिए कौन कौन सी वैल्यू जो है मैच करेंगी। एक मैं कह सकता हूं कि 5/15 और 3/9 यानी कि 1/3 जो है वो मैच करने वाली है। तो ऐसे ही 1/5 जो है वो भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जो ऐसा दिखा रहा है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक बात, जिसमें वन इंक्लूड हो और बाकी सारे फ्रैक्शंस भी हो। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि प्रोग्रेसिव वेव है जिसका स्नैपशॉट दिया है, फोटो दिया है, स्क्रीनशॉट दिया है, t इज इक्वल टू 0 पे आपको बताना है इस वेव का फेज क्या होगा। तो यदि t इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं तो आपको क्या मिलता है इक्वेशन, y इज इक्वल टू a sin kx प्लस फाइव, ये आपको इक्वेशन मिलती है। ठीक, अब हम जानते हैं कि ग्राफ का जो शिफ्टिंग है वो आपको आना चाहिए। y इज इक्वल टू यदि a sin kx यदि ग्राफ होता तो ग्राफ बनता साइन की तरीके से, जैसे साइन का ग्राफ बनता है वैसे ही ग्राफ बनना चाहिए था। ये y और x के बीच में ग्राफ है। अब यदि मैं kx में यदि कोई वैल्यू ऐड कर देता हूं, यदि मैं यहां लिख देता हूं a sin kx प्लस फाइव, कोई वैल्यू इनपुट में ऐड कर देता हूं तो ग्राफ जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में उतने ही अमाउंट से शिफ्ट हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो ग्राफ है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, पीछे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो इस साइन के ग्राफ को पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो साइन का ग्राफ है वो इतने अमाउंट से शिफ्ट हो चुका है, इतने अमाउंट से शिफ्ट हो चुका है, इतने अमाउंट से शिफ्ट हो चुका है। और ये जो है ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, पाई के बराबर, क्योंकि इस जीरो वैल्यू से जीरो वैल्यू के बीच का जीरो होता है, पाई होता है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, ये पाई का सेपरेशन होता है। तो इसका मतलब पाई की सेपरेशन से इसको पीछे किसका दिया गया है, इसका मतलब फेज का जो डिफरेंस है, फाई की जो वैल्यू है वो पाई के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। आपको बताना है कि उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यदि ओमेगा टी और के एक्स के बीच में पॉजिटिव साइन है, इनके बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो यहां पे साइन देख के हमने बता सकते हैं कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। यदि यहां पे माइनस होता तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जो है जा रही होती। तो यहां प्लस साइन है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स में जाएगी, पहली बात तो वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी वेव। और वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करें, वेलोसिटी ऑफ वेव, velocity of that disturbance is equal to omega by k. Omega is coefficient of
टी टाइम और k इज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा आपके पास, टाइम का कोएफिशिएंट जो है वो ओमेगा है, x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, k है, तो आपको 25 मीटर पर सेकंड जो है आपको स्पीड मिल जाएगी नेगेटिव x डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि ट्रांसवर्स वेव है, तो इसका वेवलेंथ आपको बताना है, नहीं इसमें कहा है कि वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए यदि इसकी वेव वेलोसिटी ऑफ वेव इज ट्वाइस द पार्टिकल वेलोसिटी। देखिए हम जानते हैं कि जो वेव होती है, वेव में जो डिस्टरबेंस होता है वो ट्रेवल करता है एक सीधी लाइन में, जो पूरा डिस्टरबेंस है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट होता है विद स्पीड v वेव, और उस मीडियम के सारे पार्टिकल जो हैं वो अपने y एक्सिस के अबाउट SHM करते हैं, पार्टिकल्स SHM करते हैं, डिस्टरबेंस मूव करता है, ट्रांसवर्स करता है, एक सीधी लाइन में ट्रेवल करता है। और हम ये भी जानते हैं कि v वेव जो होती है, v वेव का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय k का, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है वो डेल y बाय डेल t के बराबर होती है, डेल y बाय डेल t के बराबर होती है आपकी पार्टिकल की स्पीड, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो ओमेगा क्या है भैया, ओमेगा है आपके पास ये लैम्डा बाय टी भी लिख सकते हैं, इसको लैम्डा बाय टी भी लिख सकते हैं, लैम्डा बाय कैपिटल टी। तो वी वेव आ गई आपके पास, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी का मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, यदि वीपी मैक्सिमम की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये होगा ए ओमेगा के बराबर। ए इज एम्पलीट्यूड दिस इनटू ओमेगा, ओमेगा आप निकाल सकते हैं 2 पाई बाय टी के बराबर है, तो ये आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। दोनों रिलेशन आपको दिया है कि wave velocity is twice the particle velocity, this velocity is twice the particle velocity, तो वहां से आपको लैम्डा जो है मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक यूनिफॉर्म रोप है, 12 मीटर लंबाई, 6 मीटर मास, 12 मीटर लंबाई 6 किलो मास, और उसको लटका दिया जाता है, उसके बॉटम पे 2 किलो का मास है। वेवलेंथ हम जनरेट करते हैं, आपको पता लगाना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच के वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। अच्छा, ये आपके पास एक रस्सी है दोस्तों, रस्सी मासलेस नहीं है, रस्सी मासलेस नहीं है, इसका मास कितना है, 6 kg के बराबर इसका मास है, इसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर के बराबर है, 12 मीटर के बराबर है। इस रस्सी के सबसे बॉटम पार्ट पर 2 kg का मास बंधा हुआ है, एक डिस्टरबेंस यहां पे क्रिएट किया जाता है बॉटम पे, और उस डिस्टरबेंस का जो वेवलेंथ है बेटा, वो वेवलेंथ कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है आपका वेवलेंथ। और आपसे पूछा गया है कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये पहुंचेगी तो इसका वेवलेंथ जो है लैम्डा डैश वो कितना होगा। तो हम ये जानते हैं कि हम जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की वो उसके सोर्स पे डिपेंड करती है। यदि हमने एक बार इसमें जनरेट कर दिया डिस्टरबेंस, एक बार इसमें वेव जनरेट कर दी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होगी, वो सोर्स पे ही डिपेंड करती है। तो हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी वेव की v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, v वेव इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। सो v वेव बाय लैम्डा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट, और वेलोसिटी ऑफ वेव आप जानते हैं कितना होता है, अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 बाय लैम्डा। ये क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। अब टेंशन आप यहां पर देखिए और टेंशन आप यहां पे देखिए, कैसे देखेंगे टेंशन, आप इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, यहां से फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो ये ब्लॉक जो है बेटा 2 kg का, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा रस्सी की वजह से ऊपर की तरफ, मैंने इसको नाम दिया टेंशन, यहाँ पे T1 है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 20 kg के बराबर। ऐसे इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाएंगे, इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो नीचे वाली बॉडी जो है वो 2 kg और 6 kg की बॉडी है, ऊपर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है T डैश के बराबर, T2 कह दीजिए इसको, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 + 2 8 kg का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 80, ये 80 आ गया, 20 आ गया, टेंशंस मिल गए, इस रिलेशन से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है वायर का डेंसिटी इतना है, उसको स्ट्रेच कर दिया जाता है, स्ट्रेन बता रखा है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी, यंग्स मॉडुलस दिया है। तो भाई लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, वायर को दोनों तरफ से जकड़ दिया है, और हम कह सकते हैं कि जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनती है उसमें एक ऐसा एक लूप बनता है, ये नोड के बीच का जो सेपरेशन है वो लैम्डा बाय 2 होगा, ये पूरी रस्सी की लेंथ के बराबर है, L के बराबर है, तो यहां से 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L, तो यहां से आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलने वाला है F0 इज इक्वल टू V वेव अपॉन 2L, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। अब बात यह है कि वेव की वेलोसिटी कैसे निकालें। अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है सबने, ठीक। म्यू जो होता है वो मास अपॉन लेंथ होता है, ये टी अपॉन मास अपॉन लेंथ होता है। मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं मैं,
सो वेव की जो वेलोसिटी है उसको मैं लिख सकता हूं टेंशन T डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इनटू एल एल से एल चला गया, आपके पास मिलता है T अपॉन रो इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो वेव की जो वेलोसिटी है उसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ T बाय रो इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक फॉर्मूला ये भी याद रखें, एक फॉर्मूला ये भी याद रखें, और एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। आपने यंग्स मॉडुलस जब पढ़ा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, तब एक रिलेशन आपने देखा होगा दैट फोर्स अपॉन एरिया जो होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेस, इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में रिलेशन होता है। सो F अपॉन ए, F क्या है? टेंशन फोर्स लग रहा है इस स्ट्रिंग के ऊपर। सो दिस फोर्स अपॉन एरिया जो क्वांटिटी है, इसको मैं y इंटू स्ट्रेन लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं वेव की जो वेलोसिटी है उसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ y इंटू स्ट्रेन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, आजकल ट्रेंड में है ये, y इंटू स्ट्रेन अपॉन रो। सारी वैल्यू जो है आपको पता है, ये फॉर्मूले में आपको पुट करनी है, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक हैवी बॉल है मास m की, उसको कार की सीलिंग से बांध दिया है और अब कार को एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो आपको बताना है कि उस एक्सेलरेशन कार का कितना होगा। ये एक पेंडुलम है, यहाँ पे कैपिटल M मास का एक हैवी बॉल बांध दिया गया है। इस रस्सी का मास स्मॉल m है जो बहुत बहुत कम है कैपिटल M से, इसकी लेंथ जो है वो L के बराबर है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि इस जगह क्या है कि वेव की जो वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी v नॉट कह देता हूं मैं, वो होगी अंडर रूट ऑफ T बाय मी। अंडर रूट ऑफ T, टेंशन यहां पे सिंपली mg के बराबर होगी डिवाइडेड बाय म्यू, मास अपॉन लेंथ, मास है स्मॉल m डिवाइडेड बाय लेंथ है L के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दिया। अब जब कार को एक्सेलरेट करवाएंगे तो कार हम जानते हैं जनरली एक हॉरिजॉन्टल रोड पे चलती है। अब हॉरिजॉन्टल रोड पे यदि कार चलेगी, उसका एक्सेलरेशन a होगा, तो हम विद रिस्पेक्ट टू कार बात करें, विद रिस्पेक्ट टू कार टेंशन निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो भाई हमने मान लिया कि ये सब सामान जो है ये कार में रखा है, कार जा रही है एक्सेलरेशन a से। जब हम बात करते हैं कार के रेस्पेक्ट में, तो कार के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ये रस्सी की जो है शेप, रस्सी का जो ओरिएंटेशन इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सूडो फोर्स लगाया है। सूडो फोर्स क्यों लगा दिया सर? सही तो चल रहा था पहले। देखो भाई, जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पे हमें न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। बिकॉज सूडो फोर्स ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ये सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा यदि एक्सेलरेटेड फ्रेम से देख रहे हैं। तो एम ए फोर्स यहाँ पे, mg फोर्स यहाँ पे, टेंशन है यहाँ पे, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी m ऑफ अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कैपिटल M है, ध्यान रखें। टेंशन बदल चुकी है, टेंशन बदल चुकी है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इस समय क्या मिल जाएगी आपको, v डैश इसको नाम दे देता हूं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आपके पास हो गया टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। अब दोनों वेलोसिटीज के रेशियो आपको दिए हुए हैं, एक है 60, एक है 60.5। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक वायर का आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया है, यानी कि म्यू दिया है, उसको टेंशन इतना दिया गया, ठीक है। कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी आपको जो मिलती है वो 420 और 490 हर्ट्ज मिलती है। 420 और 490 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो आपको बताना है कि लेंथ कितनी उसकी हो सकती है। तो एक रस्सी को जब हम बांध देते हैं तो वहां पे इस तरीके से आपको कुछ लूप्स मिलते हैं, इस तरीके का आपको वेव मिलता है, स्टैंडिंग वेव मिलता है। यहां पे हमेशा दो नोड बनने वाले हैं, यहां पे एक नोड बनेगा, यहां पे एक नोड और बनेगा, और ये लैम्डा बाई 2 होती है एक नोड के बीच का डिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूं हमेशा लैम्डा बाई 2 का एक इंटीग्रल मल्टीपल जो है ये टोटल लेंथ होने वाली है वेव की। इस पूरे पार्ट का जो लेंथ है वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और वो किसके बराबर है, लेंथ एल के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने उसको नाम दे दिया। मैंने मान लिया कि n जो है लूप्स बनते हैं आपके पास, और उसके अगली जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसके अगला जो मोड होने वाला है वो क्या होगा, n+1। यदि दोनों साइड जो क्लोज हैं, दोनों साइड यदि फिक्स्ड हैं, तो n+1 लैम्डा बाई 2 अगली फ्रीक्वेंसी होने वाली है। या आप चाहे n-1 और n ले सकते थे, या n और n+1 ले सकते हैं, n+1 या n+2 ले सकते हैं। मैंने n और n+1 चूज किया। इज इक्वल टू l, इक्वेशन नंबर 2। अब कहा गया है कि ये लेंथ मिल गई आपको, और आपको फ्रीक्वेंसीज जो हैं
इसको लैम्डा 1 कह दीजिए, इसको लैम्डा 2 कह दीजिए। जब लूप्स अलग होंगे तो उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होने वाली है। सो यहां से लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा 1, यहां से लैम्डा 1 निकल जाएगा, यहां से लैम्डा 2 निकल जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकल गए, टेंशन रस्सी में सेम है, तो हम वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल सकते हैं दोनों केसेस में। वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल सकते हैं। वेलोसिटी मिल गई आपको लैम्डा मिल गया, आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है 420 और 490 को सॉल्व कर लेंगे, आगे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है कि दो यहां पे स्ट्रिंग्स हैं, इसमें एंटी नोड्स बनते हैं P के बराबर, इसमें एंटी नोड्स बनते हैं Q के बराबर। आपको P/Q का रेशियो बताना है और इनकी रेडियसेस दी हुई हैं। इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस जो है वो 2R के बराबर है, पूरी रस्सी की लेंथ 2L के बराबर है। अच्छा, तो यहां पे देखिए कि यहां पे नोड बनता है बेटा, यहां पे नोड बनेगा, तो यहां देख सकते हैं कि कितने एंटी नोड हैं, 1 2 और 3 एंटी नोड हैं। तो मैं इस पूरे पार्ट की लेंथ की बात करूं तो ये पूरी लेंथ कितनी आएगी आपके पास, 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2। यदि 3 एंटी नोड बन रहे हैं तो 3 लैम्डा बाई 2 कह सकता हूं मैं। यदि 2 एंटी नोड यहां पर बनेंगे तो 2 लैम्डा बाई 2 इस पूरी लेंथ की वैल्यू में कह सकता हूं। यदि P एंटी नोड्स बनते हैं तो मैं इस पूरी लेंथ को कह सकता हूं कि P टाइम्स लैम्डा बाई 2, इतनी जो है ये पूरी लेंथ है, इज इक्वल टू L क्वेश्चन में दिया है। इस वाले पार्ट में Q एंटी नोड्स बनते हैं तो मैं लिख सकता हूं Q इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L। ठीक, अब लैम्डा जो है वो अलग अलग होंगे, इसमें लैम्डा 1 कह देता हूं, इसमें लैम्डा 2 कह देता हूं। क्यों? दोनों मटेरियल अलग अलग हैं, दोनों में जो स्पीड होने वाली है वेव की वो अलग अलग होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सब में सेम होने वाली है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन वेलोसिटी वेव की और वेव लेंथ जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिलने वाली है। सो लैम्डा 1 लैम्डा 2 मैंने अलग अलग कर दिए। अब फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि v1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू v2 बाय लैम्डा 2 आप यहां पे लगा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर है, पहली स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू दूसरी स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सोर्स इनका एक ही है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ फोर्स टेंशन सब में सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ उसको आप डेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं। 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन रो a2 a1 क्रॉस सेक्शन एरिया है ऑन लैम्डा 2। ये आप रिजल्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। एरिया जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे पाई 2r स्क्वायर के बराबर लिखेंगे। आपको क्या मिल जाएगा, आपको लैम्डा के बीच में रेशियो मिल जाएगा। लैम्डा के बीच में रेशियो यहां से भी मिल गया है, तो आप यहां से P और Q की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक सोनोमीटर वायर है और उसमें आपको लेंथ दिया है, आपको स्ट्रेन दिया है, आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी, और आपको दिया है डेंसिटी और आपको दिया है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये सवाल कहीं देखा देखा लग रहा है, ये सवाल देखा देखा लग रहा है। ये फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया था यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन अपॉन डेंसिटी, y इंटू स्ट्रेन अपॉन डेंसिटी। ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि दो वेव्स हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, 9 हर्ट्ज और 11 हर्ट्ज की, उनको यदि सुपर इंपोज कर दिया जाता है तो क्या होने वाला है। तो हम जानते हैं बीट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, कि जब भी दो ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा क्लोज होती हैं, उनको यदि सुपर इंपोज कर दिया जाता है तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। बीट्स प्रोड्यूस होने का मतलब है उन रिजल्टेंट वेव के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो SHM करते हैं। जो एम्पलीट्यूड्स होता है रिजल्टेंट वेव का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ऑसिलेशन करता है। तो हम यहां पे निकाल सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है, बीट फ्रीक्वेंसी यहां से आपको मिल जाएगा इज द मॉड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज। सो 11 - 9 आपको जो है 2 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। अब बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 2 हर्ट्ज का मतलब 2 बार इन 1 सेकंड। सो 2 बार इन 1 सेकंड। अब 2 बार क्या, 2 बार मैक्सिमा, 2 बार मैक्सिमा या 2 बार मिनिमा इन 1 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि 2 बार इन 1 सेकेंड, 2 बार मैक्सिमा होना चाहिए या 2 बार मिनिमा हो 1 सेकेंड में, ये क्राइटेरिया यहां पे पूरा होना चाहिए। तो कौन से ग्राफ में ये हो रहा है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली जो है सी वाले ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि 1 सेकेंड के अंदर 2 बार जो है आपको मिनिमम देखने को मिल रही है वैल्यू, और 2 बार ही जो है आपको मैक्सिमम देखने को मिल रही है वैल्यू। एक यहां पर मैक्सिमम और एक यहां पर मैक्सिमम देखने को मिल रही है। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि दो साउंड वेव हैं, वेव भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है साउंड का ही सवाल हो, वेव है सिंपल,
और उनका फेज का डिफरेंस है π/2 के बराबर, और हर एक वेव का एम्पलीट्यूड a है और ओमेगा फ्रीक्वेंसी है उसकी, उनको सुपर इंपोज कर दिया जाता है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये आप याद रखें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसमें बताया जाता है यदि दो ऐसी वेव्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड्स a1 a2 हैं, उनके बीच के फेज का डिफरेंस जो है यदि फाई के बराबर है तो उनका रिजल्टेंट फेजर की मदद से निकाला जाता है। एक ऐसे फेजर रख लीजिए, एक दूसरा फेजर रख लीजिए, इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो इनके बीच का एंगल बना दीजिए, इनका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। ये ए रिजल्टेंट आपको मिल जाता है। और दूसरी बात कि जो रिजल्टेंट वेव आपको मिलती है सुपर इंपोजिशन के बाद, उसकी फ्रीक्वेंसी और इनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी जो है आपस में बराबर होती है। ध्यान से सुनिए कि जो दो वेव को मिलाने से तीसरी वेव बनेगी, उस तीसरी वेव की फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बराबर ही होने वाली है, ये आपस में बराबर होती हैं तो, और इन दोनों को मिला के जो तीसरी वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए रिजल्टेंट के बराबर होगा, और उसका फॉर्मूला होता है क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा पाई का अंडर रूट। तो बस दोनों ही आपके पास ए एम्पलीट्यूड है, फेज का डिफरेंस π/2 है, यानी कि आपके पास सिचुएशन ऐसी है, एक एम्पलीट्यूड ऐसे, एक एम्पलीट्यूड ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 90, इनका रिजल्टेंट आ जाए a√2 के बराबर, और फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहने वाली है ओमेगा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया है कि कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं वो उनमें क्या चीज सेम रहती है। तो आप जानते हैं कि फेज जो है उनका सेम रहता है, फेज डिफरेंस 0 रहता है कोहेरेंट सोर्सेज का। चार ऑप्शंस में से फेज जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि दो आपके पास वेव्स हैं, उनकी इंटेंसिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 9:4। तो इनकी इंटेंसिटीज का रेशियो I1:I2 जो है वो दे रखा है आपको 9:4। तो आपको बताना है कि उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो कितना होगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होती है, और मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है वो होती है √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी और ये है मिनिमम इंटेंसिटी विद द स्क्वायर। सो √I1 इसको मैं मान सकता हूं कि ये 3 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का स्क्वायर, सो इट्स 25। सो 25:1 जो है विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है कि इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव की आपको दी हुई है, और आपको बताना है कि मिनिमम डिस्टेंस उन दो पार्टिकल्स के बीच के जिनके बीच में फेज का डिफरेंस π/2 है। तो भैया हम जानते हैं कि ये मान लीजिए आपके पास ये जो लाइन है यहां पे पार्टिकल्स बिछे हुए हैं सारे, एक पार्टिकल और एक दूसरा पार्टिकल, मैंने मान लिया इनके बीच का सेपरेशन जो है वो डेल्टा x के बराबर है, और इनके बीच का जो फाई का डिफरेंस है, फेज का जो डिफरेंस है, मैंने मान लिया इसका फेज 0 के बराबर है, इसका फेज जो है वो π/2 के बराबर है। फेजेस का जो डिफरेंस है π/2 के बराबर है, फेज के डिफरेंस और पाथ के डिफरेंस में रिलेशन आप जानना, आप पता है आपको 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पाई। आपको लैम्डा पता है, कैसे पता है, आपको दिया है कि ये 0.02 पाई के बराबर आपको दिया है, ये k की वैल्यू दी है 0.2 पाई के बराबर, 0.2 पाई k है, और k होता है आपके पास 2π/λ, तो लैम्डा मिल जाएगा आपको कितना, 2π/k के बराबर। आई की सिंपली दिस इज द वैल्यू ऑफ k, तो आपको यहां से मिलेगा 0.02 पाई इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू π/2। रिजल्ट आपको मिल जाएगा, पाई से पाई चला गया, सो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास मिल जाती है, सो इट्स 25 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है कि एक प्रोग्रेसिव वेव है, उसके एक पार्टिकल का फेज जो है वो π/3 के बराबर है, तो दूसरा पार्टिकल जो 15 सेंटीमीटर आगे है वो उसका फेज कितना होगा। तो भाई हम जानते हैं, अभी फिर से अभी फॉर्मूला लिखाया था 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पाई। तो यदि आगे वाला कोई पार्टिकल है तो मैंने मान लिया उसका फेज जो है, फेज का जो डिफरेंस है ये दिया है π/3, उसका फेज मान लिया फाई के बराबर है, पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई पता है, लैम्डा आपको क्वेश्चन में दिया है, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है एम्पलीट्यूड और रेडियस, और आपको बताना यही है एम्पलीट्यूड और रेडियस के बीच का रिलेशन। तो हम जानते हैं इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो मैं इन दोनों में रिलेशन बता सकता हूं दैट एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r।
सो यहाँ पे कह सकते हैं A1R1 इज इक्वल टू A2R2। तो यदि एम्पलीट्यूड A है R डिस्टेंस पर, तो एम्पलीट्यूड A2 होगा डिस्टेंस 2R पर। तो यहां से आपको मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू A/2। A2 की वैल्यू A/2 आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है कि एक इक्वेशन है स्टेशनरी वेव की, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। आपको बताना है कि सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स, कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन कितना होने वाला है। तो यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। आपको k की वैल्यू दी हुई है, k इज इक्वल टू π/20। तो यहां से हम लैम्डा निकाल सकते हैं 2π/k फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो मिल जाएगा आपके पास 2π/π/20। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दो नोड्स के बीच का सेपरेशन जो है कितना होता है, λ/2 के बराबर। तो आपका आंसर जो है λ/2 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है कि स्टेशनरी वेव में जो सारे पार्टिकल्स हैं उनके साथ क्या होता है। जानते हैं कि एक टाइम पीरियड में वो दो बार जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते हैं दो बार। तो ए ऑप्शन जो है आप टिक कर देंगे, दो बार जाते हैं एक्सट्रीम पर और दो बार जो है वो मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं एक साथ। सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही फेज में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्टेशनरी वेव जो है वो ट्रेवल नहीं करती है, एक तरीके से उनकी जो एनर्जी होती है वो बाउंड होती है, एनर्जी जो है ट्रैप रहती है। सो उनके पास नोड्स एंटी नोड्स होते हैं और कोई भी एनर्जी का ट्रांसपोर्ट वो नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया है कि आपके पास एक स्मॉल स्फीयर है, यानी कि एक पॉइंट सोर्स है और इस पॉइंट सोर्स से कुछ डिस्टेंस दूर, किसी डिस्टेंस लेट्स से r दूरी पर जो लाउडनेस बताई जाती है, लाउडनेस जो है वो 120 डेसिबल के बराबर है, 120 डेसिबल के बराबर है। तो आपको लाउडनेस का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। लाउडनेस का फॉर्मूला होता है L = 10 log I/I0। I0 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी हुई है, I0 इज 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा, ये L की वैल्यू है 120 इज इक्वल टू 10 log of I/I0। तो ये बन गया आपके पास 12, ये बन जाएगा आपके पास I/I0 इज इक्वल टू 10⁻12। आपको मिल जाएगा I इज इक्वल टू I0 इंटू 10⁻12 दैट इज इक्वल टू 1। यानी इंटेंसिटी की जो वैल्यू है इस जगह पर आ चुकी है 1 के बराबर। और आप जानते हैं कि ये पॉइंट सोर्स की वजह से जो इंटेंसिटी होती है वो होती है पावर अपॉन 4πr²। पावर इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो है पावर अपॉन 4πr² के बराबर। इंटेंसिटी पता है, इंटेंसिटी हमें पता चल गई है, पावर हमें पता है, 4π की वैल्यू पता है, रेडियस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। रेडियस का मतलब यहां से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है कि एक प्रेशर वेव है। प्रेशर वेव बहुत मुश्किल लगती थी मुझे, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती है। प्रेशर वेव इज जस्ट द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द पर्टिकुलर मीडियम। इसमें दिया है कि साउंड जो इससे प्रोड्यूस होता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर का। तो आपको ये प्रेशर वेव मिलती है। इस प्रेशर वेव को देख के हम बता सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी रही होगी। वेव डिस्टरबेंस का जो मूवमेंट है, मूवमेंट का रेट है, वही स्पीड है वेव की। स्पीड जो है वेव की, क्योंकि साउंड की बात करें तो साउंड वेव की स्पीड जो है एट 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो होगा ω/k के बराबर। ओमेगा इज कोफिशिएंट ऑफ t और k इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो ओमेगा की वैल्यू आप देख सकते हैं यहां से 1000 के बराबर है और k की वैल्यू यहाँ पे 3 के बराबर है। आपको स्पीड ऑफ साउंड मिल गया एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसको केल्विन में बदलना ना भूलें, 273 केल्विन। उसके बाद कहा गया है कि यदि सेम ब्लेड को, सेम सोर्स है, सेम फ्रीक्वेंसी पे घुमाया जाता है तो 336 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड पाई जाती है। तो आपको टेम्परेचर बताना है। तो मैंने मान लिया कि टेम्परेचर T केल्विन पर जो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आती है आपको 336 के बराबर मीटर पर सेकंड। तो हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो यहां से आपको मिल जाएगा दैट 333.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 273 इज इक्वल टू वेलोसिटी है 336 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर T। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेट। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया है कि एक 1 मीटर लॉन्ग पाइप है, दोनों एंड्स ओपन है और उसको एक गैस में रखा गया है जिसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी का डबल है और स्पीड ऑफ साउंड इतना है। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस फंडामेंटल सेकंड हार्मोनिक कितना होगा इस पाइप के लिए। अच्छा, तो आपके पास एक पाइप दोनों तरफ से खुला,
यहाँ पे एयर की जो स्पीड है हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो होती है अंडर रूट ऑफ पी बाय रो, फॉर्मूला पड़ा है अंडर रूट ऑफ पी बाय रो। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि v अंडर रूट ऑफ रो इज इक्वल टू वी डैश इंटू अंडर रूट ऑफ रो डैश। ये रिलेशन यहाँ से लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो, तो v अंडर रूट रो इज इक्वल टू वी डैश इंटू अंडर रूट रो डैश, v डैश अंडर रूट ऑफ रो डैश। तो स्पीड ऑफ साउंड हमें उस मीडियम में नहीं पता है, उस मीडियम में, सामने वाले मीडियम में हमारे पास है 300 मीटर पर सेकेंड। एयर जो है, एयर में 300 मीटर पर सेकेंड थी, वहां पे डेंसिटी मैंने मान लिया रो नॉट के बराबर है, और इस गैसियस वाले मीडियम में जो डेंसिटी है वो डबल है, 2 रो नॉट के बराबर है। सो रो नॉट से रो नॉट चला गया, आपके पास है स्पीड इन दैट गैस इज इक्वल टू 300 बाय रूट 2 के बराबर। 300 बाय रूट 2 स्पीड आपको मिल गई। अब क्या करेंगे इससे? अब हमें पूछा गया है कि इस पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जब ओपन आपके पास पाइप होता है तो ये आपके पास फंडामेंटल मोड बनता है। फंडामेंटल मोड देख सकते हैं, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो है वो लैम्डा 2 बाई 2 के बराबर होता है। ये लेंथ एल के बराबर है तो लैम्डा आपको मिल जाएगा 2l के बराबर। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v बाय 2l के बराबर। अब आपसे पूछा गया सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक आप जानते हैं कि हार्मोनिक जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल का जो है, मल्टीपल जो टर्म है वही होता है हार्मोनिक। यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 1 टाइम है तो फर्स्ट हार्मोनिक कहलाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम है वो फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। तो सेकंड हार्मोनिक के लिए हम कह सकते हैं, सेकंड हार्मोनिक के लिए जो आपको मोड बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस, लाइक दिस। सो एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, तो आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, लैम्डा इज इक्वल टू एल, तो आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ सेकंड हार्मोनिक दैट विल बी इक्वल टू वी बाय एल। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है आपसे पूछा गया है, v बाय 2l की वैल्यू आपसे पूछी गई है, v आपको पता है और l आपको पता है, 2 से और डिवाइड कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया है कि एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर है और शॉर्टेस्ट जो लेंथ है जहां पे रेजोनेंस होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप जानते हैं एंड करेक्शन के बारे में कि जब भी हम रेजोनेंस ट्यूब वाले मेथड में, रेजोनेंस ट्यूब वाले मेथड में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, नीचे जो है पानी भरा होता है, पानी का लेवल जो है हम चेंज कर सकते हैं, तो ये लेंथ जो हम मेजर करते हैं L, और जो असली जो आपकी कह सकते हैं एंटी नोड जो बनता है यहाँ पे, नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, उनमें कुछ डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस इस तरीके से लिखा जाता है कि एंटी नोड और नोड के बीच का डिफरेंस जो है, के बीच का जो डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाय 4 जो है, वो जो लेंथ हमने मेजर की है L1 प्लस एंड करेक्शन के बराबर। एंड करेक्शन के बराबर एक लेंथ जो है एक ऐड करी जाती है इसमें, यही एक्चुअल लेंथ होती है, बिकॉज एंटी नोड जो है ये थोड़ा सा बाहर बनता है ट्यूब के। अब ये सबसे फंडामेंटल मोड है जहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। अब इससे अगला जो मोड होने वाला है बेटा, अगला मोड कुछ इस तरीके से होगा आपके कि लाइक दिस, ये। सो यहाँ पे एक एंटी नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ एंटी नोड है, यहाँ नोड है, तो ये डिस्टेंस जो है ये बन गई आपके पास लैम्डा बाई 2, ये डिस्टेंस जो है आपके पास है लैम्डा बाय 4, तो मैं लिख सकता हूँ 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू, ये L2 मान लिया मैंने, पूरी लेंथ L2 के बराबर है, प्लस एंड करेक्शन, प्लस एंड करेक्शन, प्लस एंड करेक्शन, इक्वेशन नंबर 2। आपको एंड करेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, आपको और क्या दिया है, आपको L1 क्वेश्चन में दिया है, तो आप यहां से लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा मिल गया आपको, लैम्डा मिल जाएगा, ई आपको पता ही है, तो यहां से L2 निकाल सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, अच्छा एक सिलिंड्रिकल ट्यूब खुल्लम खुल्ला है, दोनों तरफ एयर है, तो यहां पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो f के बराबर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f के बराबर, मैंने मान लिया इसका लेंथ जो है L के बराबर है। फंडामेंटल मोड जो है इसमें कुछ इस तरीके से बनने वाला है, एंड करेक्शन भूल जाए यहाँ पे, तो ये जो एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो है लैम्डा बाई 2 के बराबर मैं लिख सकता हूँ, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब, लैम्डा मिल जाएगा आपको 2L के बराबर, और आपको फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल यहाँ पे मिलने वाली है V बाय 2L के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। अब कहा गया है कि इसको आधा हमने भर दिया है किसी और लिक्विड से, किससे भरा है, पानी से भर दिया है इसको, तो हमने आधा जो है वो बर्बाद कर दिया सिलेंडर, आधा सिलेंडर बर्बाद कर दिया, पानी भर दिया। अच्छा, पानी भरने से हम कह सकते हैं कि ये एयर और लिक्विड के बीच का बाउंड्री है, एक रिजिड बाउंड्री है, तो यहां पर अब नोड बनने वाला है। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये एक क्लोज्ड पाइप की तरह बिहेव करेगा, ये जो हमारे पास हाफ पाइप है तो ये एक बिहेव करेगा एक क्लोज्ड पाइप की तरह, तो इसका फंडामेंटल मोड जो है इस तरीके से होने वाला है, लाइक दिस। ये लेंथ जो है L/2 है, ये जो डिस्टेंस है नोड और एंटी नोड के बीच की वो है लैम्डा बाय 4 के बराबर, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L/2, तो यहां से आपको मिलेगा
लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू मिलेगी आपको v अपॉन 2l के बराबर। तो यहां देख सकते हैं कि एफ डैश और एफ नॉट जो है वो एक समान है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली है। आपको ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।